सो फाइनली जो जजमेंट था वो आ गया है। जो उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेके एक कहीं ना कहीं बहस चल रही थी पूरे देश में, उसमें आ चुकी है। और हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं आज कि मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, कुल्फिशा और भी जो लोग थे उनको तो रिहाई मिल गई, 5 लोगों को। और जो मिरान है, जो सॉरी उमर खालिद और शर्जील इमाम है, इन दोनों को नहीं मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेमा फेसाई लगता है कि इन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी तो की है। और आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं इनके लिए सेट नहीं होता क्योंकि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे बिलीव नहीं करते। मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत बैलेंस्ड जजमेंट है ये। आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर देखा जाए तो जजमेंट में बहुत सारे लूपहोल्स मुझे समझ में आते हैं। एक तरफ राम रहीम है, उसको 40 दिन की पैरोल फिर से मिल गई है। कुलदीप सेंगर की पूरी जो केस है उसको जो है कि असाइड किया गया है उसको बेल देने के लिए। आसाराम बेल पे है। तो अगर आप क्राइम को डिफाइन करना चाह रहे हैं, इफ यू ट्राइंग टू डिफाइन द क्राइम कि इंटेंसिटी कौन सी है ज़्यादा, सो अगर आप ये मानते हैं कि देशद्रोह या फिर ऐसा कुछ कहना बड़ा क्राइम है बनिस्बत उसके किसी लड़की का रेप किया जाए और आप जेल में भी हो, तो ये सोचने वाली बात है कि आप इन दोनों में से कौन सा चुनोगे। एक इंसान से अगर पूछो कि उसके घर की महिला का रेप कर दिया जाए, अ, वो बड़ा अपराध है, या फिर किसी ने देश के बारे में कुछ ऐसा कह दिया हो जो एंटी नेशनल है, वो बड़ा अपराध है। आप दोनों को अपने दायरे से देखेंगे। ये देखने का एक नज़रिया हो सकता है। इसी समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर देश जो है कि एनएसए के चार्जेस लगे हैं और उनको बेल मिला है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों को 5 साल से कोई ट्रायल हुआ नहीं है, लेकिन तभी आप उसको अगर रिलीज नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट ऑन अ बेल, और एनी कंडीशनल बेल, आपने 12 कंडीशंस लगाए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी लगा सकते थे। आप उस पर 15 लगाते, 20 लगाते। लेकिन नहीं बेल देने का रीज़न समझ में नहीं आया कि आप सा दूसरी बात है कि आप उसको ये भी बात कह रहे हैं कि आप 1 साल तक वापस अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आप उसको जुडिशियल अप्रोच से गलत रख मतलब दूर रख रहे हैं, जो अपने आप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जितनी पॉलिटी मैं जानता हूँ, जितना संविधान मैंने पढ़ा है, यहाँ पे तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिखता है। बहरहाल वो बड़े लोगों की बात है, शायद कुछ और भी टेक्निकलिटीज होंगी जो कोर्ट उसमें बताएगा, लेकिन अभी तक इतना है कि उनकी बातें सुननी चाहिए थी। और ये कहीं ना कहीं कई लोग जो राइट विंग वाले हैं वो खुश होंगे, कुछ जो लेफ्ट विंग की तरफ हैं वो कहते होंगे भाई चलो अच्छा हुआ कि 5 लोगों को मिल गई। वो खुश ना भी हो सकते हैं 2 लोगों के ना मिलने से। बट मेरा सवाल ये है कि आप अगर बेल का पैमाना बना रहे हो, क्या इस बिना पे बेल मिलना चाहिए और इस बिना पे नहीं मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से राम रहीम हो गए, सेंगर हो गए, आशाराम हो गए, टेनी हो गए, कई लोगों ने इंसान की जिंदगी ली है, उसको मारा है, उनका रेप किया। आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा क्राइम है। और तो आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। इस देश में कई ऐसे कॉन्स्पिरेटर हैं जिन्होंने दंगे कराए हैं, लोगों को मारे हैं, उनके वीडियोस हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन वो रिहा है। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि आप इसके ऊपर ना कुछ कहो। बहरहाल दिस अ वेरी सीरियस थिंग, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। और आप जब तक नहीं कहेंगे, जब तक आप इसके मज़े लेंगे, तो याद रखो कि कल आपके पास भी आएगा। बिकॉज सी देश के अगेंस्ट होना, बोलना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन जुर्म को देखना भी पड़ता है बहुत नज़रिए से। 5 साल में ट्रायल नहीं होना, कुछ साबित नहीं होना, कुछ मतलब अगर पुलिस चाहती है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा है कि स्पीड ट्रायल करे और पनिशमेंट दे। अगर आपको लगता है कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप तो स्पीड ट्रायल करो भाई और उसको पनिशमेंट दो, एंड लेट दैट बी अ लेसन फॉर एवरीबडी हु थिंक्स एनीथिंग एंटी नेशनल। लेकिन अगर जब तक आप नहीं करो तो आपके फेलियर के चक्कर में तब तक तो उसको बेल मिलना चाहिए। और जिस दिन आप साबित करो उसको जेल के अंदर ठूस दो यार, इसमें कौन सी बुराई है। फांसी देना है फांसी दो, जेल के अंदर ठूसना है, जो भी आपको सजा लगता है कि बनता है वो आप दो। बट माई ओनली कंसर्न इज दैट इफ यू आर डूइंग इट बिकॉज आपका ये कोई पर्पज सर्व कर रहा है, देन आई थिंक इट्स रॉन्ग एंड यू शुड नॉट डू इट। सेकेंड, जिन 5 लोगों को मिला है, ठीक है, वो तो कहेंगे भाई ना से हाँ कुछ हो गया हमारा, बिकॉज 12 जो कंडीशन उसके ऊपर लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रिक्ट है कि हर मंडे या थर्सडे को उनको जाकर रिपोर्ट करना होगा थाने में, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। सी ऑलमोस्ट लाइक जो फंडामेंटल राइट्स उनके हैं अदर देन जस्ट लिविंग, वो है। बाकी सारे तो मतलब हैज़ बीन टेकन अवे इन दिस 12 कंडीशंस। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहरहाल वो बाहर आए हैं, उनको मुबारक हो। जो है अपनी लड़ाई लड़े वो, और जो सही है पुलिस काम करेगी, जो सही है वो अपना एविडेंस प्रूफ करेंगे अपने इनोसेंस को। तो ये तो गेम अभी लंबा चलने वाला है, ये अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला है। उन दोनों को जो उमर खालिद है और शर्जील इमाम है, इन दोनों के वकील अपने 1 साल के बाद दोबारा शायद अप्लाई करेंगे, देखो क्या होता है। बट जो मेरी सोच है वो ये है कि भाई एक रेपिस्ट कम क्राइम तो नहीं होता है। अगर आप उसको पैरोल दे रहे हो, बार बार दे रहे हो, और मुझे लगता है वो बंदा जितना जेल में नहीं रहा उतना पैरोल में रहा है, तो ये सोचने वाली बात है जहाँ पे महिलाओं के साथ इतना कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। और अगर आप उस पे उसको पैरोल दोगे बलात्कारी को, किसी को भी, तो बलात्कार करने वाला कभी डरेगा नहीं। तो देशद्रोह करने वाला तो डरेगा कि यार उसको 5 साल के बाद ही बेल नहीं मिला। लेकिन बलात्कारी के साथ क्या है? तो क्राइम को आप नापो, किस तरीके से नाप रहे हो आप, उसका क्या देखते हो? यू नो, एनीथिंग सेइंग अगेंस्ट द कंट्री इज वेरी बिग क्राइम, बट अगेंस्ट अ गर्ल इफ यू इवन इफ यू डू अ रेप, ओके यू विल गेट द पैरोल। ये अगर मैसेज जाता है सोसाइटी में तो अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी बहरहाल समझदार आप लोग हैं, देखें, सोचें, समझें, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ओपिनियन और चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।